बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन ने कहा था अमेरिका को कि तुम इंतज़ार करना, हम जो हशर करेंगे वो सारी दुनिया देखेगी। आज यमन की जानिब से जो ऐलान किया गया है, उन्होंने एक शिप जा रहा था CMA CGM टैग, ये असल में शिप जा रहा था इसराइल की जानिब तमाम प्रोडक्ट्स, कंटेनर और पता नहीं क्या कुछ लेकर। इसको वार्निंग दी गई कि तुम वहां नहीं जाओगे। एक वार्निंग, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग जब इसको दी गई तो इन्होंने पहली वार्निंग से डिस्ट्रेस कॉल दे दी अमेरिका की नेवी को कि आए आकर हमें बचाए। उन्होंने इतनी कॉल्स की, इतनी हंगामी कॉल्स की, करीबन इस वक्त जो इतलात है 60-70 के करीब उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल की और अमेरिका उसकी मदद को पहुंचा नहीं। अमेरिका ने एक ही कहा कि आप कंटिन्यू करें, आप अपने सफर पर जाएं, हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं, हमारे आ रहे। इतना करते 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 हौसियों ने मिसाइल मारे और वो शिप, कंटेनर, सब कुछ वहां पर तबाह हो गया। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि अमेरिका ने कहा इस कंपनी को कि आप बेफिक्र हैं। असल में हुआ ये है कि आज से 2-3 दिन पहले आपको पता है कि यमन की जो बोट्स आ रही थी, वो 3 बोट्स को अमेरिका ने मार गिराया, यानी उनको तबाह कर दिया और उसमें तकरीबन 10 के करीब लोग थे उनके जंगजू, वो भी मारे गए। अब उसके बाद जो एक फिजा बनी कि जी अमेरिका प्रोटेक्ट कर सकता है, यमन ने कहा हम बदला लेंगे। अब उन्होंने पहला बदला लिया है और ये पहला बदला इतना ज्यादा खतरनाक हुआ है कि अमेरिका गालिबन इस शिप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बचा नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि वो दूर था, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर करीब है, लेकिन बात वही आ गई जो हमेशा से होती है कि अमेरिका बचा ही नहीं पाया क्योंकि उनके आने का इनको पता नहीं था और वो कंटिन्यूसली करते जा रहे रेडियो कम्युनिकेशन से, लेकिन अमेरिका आया नहीं और वो शायद उसने हमला करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। उतनी देर के अंदर यमन के जो नेवल फोर्सेस हैं उन्होंने मिसाइल मारे, उन्होंने ड्रोन्स मारे, तबाह किया और तबाह करके वो वापस चले गए और पैगाम दे दिया कि कोई भी दोबारा आएगा, किसी की भी जरूरत हुई यहाँ पर आने की तो हम इससे बुरा हशर करेंगे। और साथ ही वार्निंग उन्होंने जारी कर दी अमेरिका को कि अब तुम अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना। ये तो अब शिप चले गए जो कमर्शियल शिप थे, अब अगला नंबर तुम्हारा है, हम तुम्हारे साथ जो हाल करेंगे, तुम्हारे बड़े बड़े तकब्बुराना जो जितने डिस्ट्रॉयर हैं जिनके ऊपर तुम्हें बड़ा नाज है, हम उनको इसी तरह समंदर में गर्क करेंगे और तुम देखते जाओगे। देखिए अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है कि जब उन्होंने कहकर मारा है और अमेरिका पास खड़े थे, उनके जो डिस्ट्रॉयर थे, उनकी तमाम चीजें थी, दूर भी नहीं थे। या तो आप दूर हो तो समझ आती है, बिल्कुल करीब थे और आपको पता था कि इन्होंने हमला करना है, आपने 2-3 दिन पहले मारा। ये अमेरिका की इतनी बड़ी नाकामी है कि वो इस वक्त सर पकड़ कर बैठ गए। अब ये मामला जब जारी था तो आप जानते हैं कि उसके साथ क्या सूरत हाल हुई। ईरान की सिटी करमन, ये असल में वो जगह जहां पर कासिम सुलेमानी का मज़ार है, उनकी आज 4थी बरसी थी और वो मनाई जा रही थी। वहाँ पर लोग गए थे और वो अपनी अकीदत पेश कर रहे थे। वहाँ पर एक हमला होता है और गालिबन वहाँ पर एक बड़ा धमाका और उसमें तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक 60 के करीब लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं और ये तादाद बढ़ रही है। कितनी बढ़ेगी इस बारे में कहना कुछ कबल इस वक्त होगा। ये तब मामला हुआ है कि जब इस सारी सूरत हाल में एक हमास का लीडर कल मारा गया, एक आज इस सारे मामले पर ईरान में ये जब सूरत हाल पेश आई है तो ईरान ने कहा है कि हम ज़रा इन्वेस्टिगेट करके जवाब देंगे कि किसने काम किया है या किसने नहीं किया। जाहिर सी बात है, उनका हमेशा से इशारा होता है कि जो जनरल कासिम सुलेमानी थे, उनकी लड़ाई असल में थी मोसाद के साथ, इसराइल के साथ, दाइश के साथ, और इस सारे मामले पर हमेशा से इनके निशाने पर थे और अमेरिका ने इस सारे मामले के ऊपर उनको चुनकर मारा जब वो आर्मी चीफ थे। अब ये मामला जब हुआ है तो ईरान की मिलिट्री और इनकी फौज और आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब उसके साथ जो खित्ते के अंदर होने वाला है, ये कॉन्सिक्वेंसेस जब होने वाले हैं, जो इसके अब असरात अमेरिका पर आने वाले हैं, अमेरिका को पता नहीं है कि उसकी तबाही कितनी होगी और उसके साथ क्या मामला होने वाला है। बाद में अमेरिका ने चीखना है लेकिन अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, लिहाजा अब अमेरिका जो होने वाले इवेंट्स हैं, जो तबाही है, उसका इंतजार करे और ये भरपूर अंदाज में होंगे। जाहिर सी बात है, उनका इशारा था उस जानिब जो इस वक्त अमेरिका ने पूरा खेल खेला है। यानी ये जो यमन की जो लड़ाई हुई है, ये इस वजह से थोड़ी हुई थी कि इसराइल को उन्होंने रोका हो या कुछ ऐसा मामला। ये तो लड़ाई इस वजह से है कि वो कंटिन्यूसली हथियार प्रोवाइड करते जा रहे हैं और इतने हथियार प्रोवाइड करें, इतनी चीज़ें प्रोवाइड करें हैं
कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है, और हथियार से लेकर डाटा और ये तमाम की तमाम चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब ये तमाम चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जंग बढ़ती जा रही है। अब इस सारे मामले के अंदर अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये इसराइल की एक टीवी एंकर है, आप जरा देखिए जरा, उसने अपनी बैग के ऊपर एक पिस्टल रखी हुई है। अब ये क्या मामला है? देखिए, इसराइल में ये कोई नया कल्चर नहीं है, ये पुराना कल्चर है कि वो जाते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसकी क्या वजह है कि अब इसको क्यों ये दिखाना पड़ा है कि मैंने ये रखी है? उसकी सबसे बड़ी एक वजह है कि इस वक्त जो जंग इसराइल के ऊपर मुसल्लत अब होने वाली है, एक तो वो लड़ाई करें, जाहिर सी बात है गजा के अंदर लड़ाई करें। उन्होंने असल में, उनके वजीरों ने कह दिया है अमेरिका और सारी दुनिया को कि हमने फ़लस्तीनियों को निकालना है, गजा तो हमने पहले क्लीन अप करना है, उसके बाद उन्होंने वेस्ट बैंक आना है। तो उन्होंने कह दिया है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब ये होगा तो रिएक्शन आएगा, रिटेलिएशन भी है। और इस सारे मामले के अंदर अजीबोगरीब मामला ये है कि हिजबुल्लाह की जानिब से तैयारी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा जी हमने हमला करना है और वो इस वक्त भरपूर तैयारी करे। एग्जैक्टली इसी तरह देखिए, लड़ाई में तो आपके भी लोग मारे जाते हैं, उनके भी मारे जाते हैं। ये जो हमास के उन्हें लीडर मारे हैं उसका हमास ने भी जवाब देना है, हिजबुल्लाह की ज़मीन पर उसने भी जवाब देना है। और आज जो ईरान में हुआ, ईरान ने भी जवाब देना है। यमन के साथ जो हुआ, यमन ने अपना जवाब दे दिया है। और आप देख लें कि हमास लड़ाई कर रही, वो भी कर रहे हैं। रही बात हिजबुल्लाह की, वो तो देखने वाला है कि उनका जवाब कितना होता है और किस पैमाने का जवाब होता है। अब अमेरिका की यकीन दहानी करवाने के बाद सबसे पहले तो मामला ये है कि ये शिप तबाह हुआ। अभी अब ये शिप तबाह हुआ है तो बाकी जितनी कंट्रीज हैं वो असल में अपने अपने शिप जो है उन्होंने अमेरिका पर अब रिलाई करना छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि जी इस सारे मामले के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका की बाकी चीज़ों के लिए, कि ये अब हमें बचाने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा अब जो बाकी कंपनीज थी, अब आप देखें कि ये वो शिप्स हैं जो डायरेक्टली इसराइल की मलकियत में आते हैं या उनके कहीं ना कहीं इनके लिंक्स होते हैं और वो डायरेक्टली इसराइल जाते हैं। ये जो डायरेक्टली इसराइल जा रहे होते हैं इनको स्पेशल गारंटी दी गई थी अमेरिका की नेवी की जानिब से कि हम आपके साथ चलेंगे। और मज़े की बात यह है कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक, एक ख़ास फासले तक वो इनके साथ चल रहे हैं। लेकिन एक अजीब मामला अभी तक जो समझ में नहीं आ पा रहा किसी को, कि अमेरिका ने, ठीक है वो तो उन्होंने छोटी छोटी कश्तियाँ जो थी वो तबाह कर दी, स्पीडी बॉट, लेकिन ये जो बड़े मिसाइल और ये तमाम चीज़ें, अमेरिका कहता है मुझ पर मिसाइल दागे गए हैं, वो बच जाते हैं। वो कहते हैं जी मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका भी जहाज तबाह किया गया था। लेकिन जब ये इनको बचाने की बारी आती है, जिनको गारंटी थी, आपने अगर किसी को कहा हो कि हमारी सिक्योरिटी आपके शिप के साथ चलेगी और आप वहां पर नहीं बचा पाते, तो इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब है कि कोई तो ऐसी सूरत हाल है कि जहां पर अमेरिका की टेक्नोलॉजी फेल हो रही है। अगलों ने कह कर मारा है कि हम तुम्हें मारने जा रहे हैं और हम तुम्हें बताएंगे कि मारना कहते किसको है। अब इजराइल के अंदर एक रिपोर्ट जारी हुई है कि हमास के जो लीडर हैं अल उरूरी, वो कह रहे हैं कि इसको मारने के बाद अगर तो ये हम समझ रहे हैं कि हमास की जो लड़ाई है वो नाकामी में बदल जाएगी, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अमेरिका ने इनको वार्न कर दिया है कि आप जिसको समझ रहे थे कि जंग कोई रुके या कोई मामला हो, ये तो मजीद बढ़नी है। उन्होंने अमेरिका को कह दिया है कि आप हमारे मामलात में ना बोले, हमने तो ये काम करना ही करना है। अब देखिए, ये जो असल में आप इस तस्वीर से गौर से देख सकते हैं कि साले अल उरूरी हैं, ये इस्माइल हानिया के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर से जाकर इनकी मुलाकातें होती रही हैं माजी के अंदर भी। और असल में जो सुपरविजन थी वो डायरेक्ट आती है, इनको मिलती रही है ईरान से। तो ये जो नुकसान हुआ है ये खाली असल में इनका नहीं हुआ है, ये ईरान का भी नुकसान हुआ है और ईरान ने इसका बदला लेना है। और आप देख लें कि यमन ने अब, यानी हालिया जो शिप तबाह हुए थे, उनकी जो स्पीडी बॉट्स तबाह हुई थी, उसमें यमन ने कहा था कि हम इसका बदला लेने के लिए आपको जमीन में गर्क करेंगे और हमारी तैयारी मुकम्मल है। और उन्होंने ये काम किया। अमेरिका ने कुछ ना कुछ दुनिया को दिखाने के लिए कम से कम ये काम किया था कि जी हमने यमन की जो स्पीडी बोट, जो छोटी छोटी कश्तियां आती हैं, उसको तबाह किया। लेकिन इस मिसाइल को इतनी 60-70 डिस्ट्रेस कॉल आने के बावजूद, इमरजेंसी कॉल आने के बावजूद, उनकी मौजूदगी होने के बावजूद, सवाल ये बड़ा उठ गया है कि अमेरिका ये लड़ाई नहीं कर सकता। ये लड़ाई उसके बस में है ही नहीं कि वो यमन का किसी तर्ज पर भी मुकाबला कर सके। देखिए, बाइडन को अमेरिका की जो मिलिट्री है, पेंटागन की जानिब से रिपोर्ट पेश हो गई है। उन्होंने कहा कि ये हमारी फिजिबिलिटीज़ हैं, हम यहाँ पर हमला कर सकते हैं, हमले के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद के जो असरात हैं उसमें हमारा नुकसान इतना हो सकता है, ये इलाकों से हमें फारिग किया जा सकता है, ये गल्फ कंट्रीज़ या हो या मिडल ईस्ट हो, वहाँ पर हमारी मिलिट्री बेसिस है, वहाँ हमें क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं।
और कौन कौन से ममालिक हमें अपनी बेसिस खाली करने का कह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट की जो आवाम है वो हमारे खिलाफ कितनी बड़ी तादाद में हो सकती है कि हम हमेशा हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट की सपोर्ट खो देंगे। जब ये सारे का सारा प्लान उनके सामने रखा गया तो एक बात सिर्फ बाइडेन ने कही, उसने कहा कि अगर हम यमन के साथ जंग छेड़ते हैं तो अल्टीमेटली इस जंग का जो विनर होगा वो ईरान होगा, और ईरान अगर ये एक दफा जीत गया, चाहे हमने उसका नुकसान किया या जो भी किया, उसके बाद से तबाही होगी। देखिए एक बात आप समझिए, आज चाहे आप जो मर्जी कह लें कि हमास की लीडरशिप मारी गई है, ये मारे जाते हैं लोग, जंगों में तो इस तरह होता है, लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या यमन ने हमला रोक दिया, यमन ने फिर शिप तबाह कर दिया, और शिप भी वो तबाह किया है कि जिसके साथ अमेरिका की नेवल सिक्योरिटी थी, यानी उनकी जो बहरिया थी वो पूरी तरह सिक्योरिटी दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसको बचा नहीं पाए। तो जाहिर सी बात है दुनिया की बाकी शिपिंग कंपनीज के कान तो खड़े हो जाएंगे। दूसरा, आप अंदाजा कर लें कि मुसाद के चीफ ने क्या बात की है। मुसाद के चीफ ने कहा है कि मैं अरब माओ को कहता हूं कि जो आपके हमदर्द हैं या जिन्होंने इस पूरी हमास की जंग में साथ दिया था, हमने उनको जिंदा नहीं छोड़ना। आप जो मर्जी कर लें, हमने इस ऑपरेशन को एंड तक लेकर जाना है। आप लोग हमारे दुश्मन हैं और हम आपको बताएंगे कि लड़ाई कहते किसको है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इसराइल की जुर्रत देखे जरा कि वो डायरेक्टली आकर कह रहे हैं किसी की जमीन जो असल कहानी मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आएगी, इसराइल इस जंग से क्यों पीछे नहीं हटना चाह रहे, इतना उसका नुकसान भी हो रहा है। देखिए अगर आप 3 महीने के बाद जाकर उन्होंने एक लीडर को मारने में कामयाब हुए हैं, और ये उनकी इंटेलिजेंस थी कि जिसमें वो काम कर गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज उनके जरा अंदाजा कर ले 30-40 के करीब उनके फौजी जख्मी हुए हैं। और फौजी किस तरह के जख्मी होते हैं ये जरा देखिए आप, तस्वीर इस तरह के जख्मी होते हैं, ये बंदा दोबारा फौज में आने के काबिल है जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, इस तरह उनके फौजी जख्मी होते हैं कि वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, यानी वो दोबारा लड़ने के काबिल नहीं रहते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब टैंक्स तबाह होते हैं या जब उनको गिराया जाता है या किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई मिसाइल दागा जाता है, तो उसके बाद उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं रहती। ये तो चले अपनी टांगों से महरूम हो गया, तो बाकी जो थे जो असल में पागल हो जाते, कुछ इवन के मामूली भी जख्मी हुए हो, उनके ऊपर मेंटल इलनेस का इतना बुरा दौरा उनको पड़ जाता है कि वो दोबारा ठीक नहीं हो पाते। वो रातों को उठते हैं, चीखें, और ये न जाने क्या कुछ उनके साथ सूरत हाल होती है। और उन लोगों से पूछे हैं कि जो असल में पूरी दुनिया से आए थे, इजराइल के अंदर आकर आबाद हुए हैं, और जब उनके घर वालों को उनके सामने इनके ताबूत लाए जाते हैं कि देखो ये दुनिया से जा रहे हैं और ये सारा कुछ, तो उसके बाद तो सूरत हाल बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसराइल की आप जरा जुर्रत देखिए कि वो इस वक्त अफ्रीकन कंट्रीज को कह रहा है कि हमने इनको वहां पर रवाना करें और तुम इनको वहां पर लो, क्योंकि पहले मिस्र ने इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा कि हमने इनको बड़े प्यार से ऑफर किया था कि तुम यूरोप चले जाओ, लेकिन ये नहीं गए, अब हम इनको जलील करके भेजेंगे। यानी असल में वो एक बड़ी जंग की तैयारी करके बैठे हुए हैं। देखिए उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है उनका नुकसान क्या हो रहा है, उनकी तबाही क्या हो रही है। आप सबने देखा ही है कि लड़ाई में और तबाही में उनका कितना नुकसान हो रहा है, और ये अब रीजनल जंग बनती जा रही है। आज ईरान के अंदर जो हमला हुआ, आप देखेंगे ईरान की जानिब से बयान आएगा, और अगर इसमें जो गालिबन हमेशा से इम्कान होता है, या तो अमेरिका का हाथ निकलता है या फिर हाथ निकलेगा तो इसराइल का निकलेगा। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल का भी जो हाथ निकलता है वो जाहिर सी बात है, कहते हैं दाइश है या कोई और जी ताकत आकर लड़ती है, तो उन्होंने इसका बदला लेना होता है, और वो कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे आज देख ले यमन की जो कश्तियां तबाह हुई, तो उन्होंने कहा था हम बदला लेंगे। अब उनका अगला निशाना है अमेरिका का डिस्ट्रॉयर, और अमेरिका की चीज़ है। यमन के बारे में तो एक बात आप समझ लें कि हालिया जो जितना पिछले 3-3.5 महीने के अंदर सूरत हाल देखें, 19 यानी नवंबर के बाद से अब तक वो हमले करते जा रहे। ये 24वां गालिबन उनका हमला है जो अब तक कामयाब रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें तो अगर मसलहतन भी झूठ बोलना पड़ता है तो हम नहीं बोलते, हम दुनिया को बताते हैं ताकि दुनिया को पता हो। उन्होंने कहा कि अगर आज हमने, यानी यमन की जानिब से उसी कहते हैं कि अगर हम दुनिया को कह दें कि हम आपका शिप तबाह करने जा रहे हैं, हम ना करें तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए अब इनके लिए बड़ा जरूरी था। आप देखिए 2 दिन से वो सर्च कर रहे थे कि कोई शिप इजराइल का जा रहा है या इसराइल की जानिब जा रहा है तो हम उसको तबाह करें, ताकि ये कोई बात या पैगाम ना चला जाए कि यमन डर गया है या हूसी डर गए हैं या अंसारुल्लाह या ये सारे लोग डर गए हैं। तो लिहाजा अब करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि एक शिप उन्होंने तबाह कर दिया है जो कि बड़ा खतरनाक था, यानी इसको तबाह करना बड़ा मुश्किल था। उसके सबसे बड़ी वजह ये है कि नेवल फोर्सेस जो थी अमेरिका की वो तो करीब थी,
तो एक शिप तो उनका तबाह हो गया पूरी तरह, लेकिन उनकी नजर अब अगले शिप पर है और स्पेशली अमेरिका की बॉट्स के ऊपर है, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर है, अमेरिका की फोर्सेस पर है। और यहां पर अमेरिका परेशान है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा और हम नाकाम हो गए तो फिर दुनिया में हमारी बड़ी बदनामी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।